हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? आई होप यू आर डूइंग वेल। 58 डेज बाकी हैं, है ना, CDS NDA फर्स्ट 2026 एग्ज़ाम के अंदर। और आपका स्वागत है CDS रगड़ा पर। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं, है ना, 2017 से लेके 2025 तक के ऐसे प्रश्न जो कि टेंस पर और वर्ब वाले रूल्स पर बेस्ड हैं, उनको हम देखने वाले हैं आज, है ना। टोटल हम ऐसे 41 प्रश्न देखेंगे, ओके। और इसके जरिए मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन से ऐसे लॉजिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, है ना, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ओके। और यहाँ कोई मैं अलग से आपको लॉजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, है ना। जब हम प्रश्न सोल्व करेंगे तो उसी में मैं आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप जानते भी होंगे, ठीक है, तो वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मैं वापस से एक बार सिखा दे रहा हूं। राइज, दो वर्ब होती है, एक तो होती है राइज, एक होती है रेज, ओके। राइज जो है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन, ठीक है, ट्रांसफर नहीं करती किसी ऑब्जेक्ट पर, या फिर ऐसा कहें कि ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अगर मैं कहूं सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, उगता है। तो सन सब्जेक्ट है, राइजेज वर्ब है, और वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना। ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट का पेयर बन गया, ठीक है। यानी इस वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए ये जो वर्ब होती है ये कैसी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ओके। कैसे होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सिंपल सी बात है। सन राइजेज, सन उगता है। और रेज जो है था, रेज जो है ना, रेज होती है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ये सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि प्लीज, एक सेकेंड मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। रेज का मतलब क्या है? उठाना, किसी चीज को उठाना। तो प्लीज रेज योर हैंड, तुम्हारा हाथ उठाओ, ठीक है। तो रेज वर्ब हो गई और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हैंड हो गया। यानी ये वर्ब ऐसी होती है ना, जिसका कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, और जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और रेज जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। क्लियर है? इस लॉजिक का यूज करो। और यहां क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है वो इस चीज में नहीं है ना, इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, ठीक है, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। राइज होने में है, सही है ना, उठने में है। तो हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी इसमें नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी गिर कर भी वापस से उठ जाने में है। तो यहां पर ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। राइजिंग एवरी टाइम भी फेल नहीं होगा। आप यहां पर जनरल मतलब आप कोई फैक्ट बता रहे हो, आप एक सामान्य बात बोल रहे हो, या फिर कोट बोल रहे हो आप, कि हमारी ग्लोरी इसमें नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, हमारी ग्लोरी इसमें है कि हम गिरकर भी वापस उठ जाए, है ना। और जब आप जनरल ट्रूथ या फिर कोट या फिर फैक्ट बोल रहे होते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। पता है आपको ये चीज, है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर वर्ब कैसी है? सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट टेंस हो गया, है ना। हमें यहां क्या चाहिए?
हमें यहाँ सब्जेक्ट वी है, वी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चाहिए, है ना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब प्लूरल हो जाएगी 4। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर हमें V2 नहीं चाहिए। जो भी कोट जब लिखा जाता है तो किस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब आगे चलो, प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 1 आपका PYQ है CDS का, और ये भी आपका CDS का PYQ है, प्रश्न नंबर 2 भी। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को मैंने एक साथ क्यों रखा, देखो क्योंकि देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग। रेज यानी उठाना, तो किसको उठा रहे हो? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, रेज तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, है ना। रेजिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब यहां रेजिंग गलत होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? राइजिंग हो जाएगा। ठीक है, एवरी टाइम वी फॉल, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कहां गलती थी? राइजिंग में। आगे समझ में, 2 बार सेम टाइप के प्रश्न दिए हैं, एक बार गलती इसमें रखी उन्होंने, और एक बार एरर उन्होंने इसमें रखी वर्ब के अंदर। तो एक बार टेंस की एरर रखी, एक बार वर्ब की एरर रखी। आगे समझ में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो ये चीज होती है। ओके, ऐसे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो आज। तो यहां पर गलती थी यहां पर, और इसमें गलती थी यहां पर। ओके, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। इन सच वोलेटाइल ग्लोबल एनवायरमेंट, कि ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसा वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब है अस्थिर, ठीक है, एनवायरमेंट में, इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एडमायरेबल रेजिलेंस। रेजिलेंस कोई वर्ड नहीं होता है ना, असली वर्ड क्या होता है? रेजिलियंस होता है। REZILIENCE, रेजिलियंस का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, तो यहां पर वर्ब का मतलब गलती थी, ठीक है, नाउन का गलती था। कुल मिलाकर ये जो वर्ड है वो गलत है, तो यहां पर क्या होगा? रेजिलियंस होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों सेम लॉजिक पे बेस्ड है ना। क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, फाउंड शांति निकेतन। शांति निकेतन एक स्कूल का नाम है। ओके, तो फाउंड नहीं होगा। जब हम किसी चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आप क्या लिखते हो? फाउंडेड लिखते हो। क्या लिखते हो? किसी चीज को, किसी चीज की नींव रखना, फाउंडेशन रखना। तो रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन, उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी। तो यहां पर फाउंड नहीं होगा। फाउंड का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या वो स्कूल उनको कोई मिला था क्या? है ना, खो थोड़ी गया था जो मिल जाएगा वापस। समझ गए? फाउंडेड होता है ऐसे केस के अंदर। यहां पर देखो LIC वॉज फाउंड, है ना, मिली थी क्या? नहीं ना, एस्टेब्लिश की गई थी, फाउंडेड। LIC वॉज फाउंडेड। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सुजीनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years ago। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा देना चाहता हूं, है ना। आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी, है ना, इतना बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते बच्चे, देना चाहिए वैसे। पास्ट परफेक्ट टेंस, आप बोलोगे सर हमें तो पता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पता है तो भी एक बार देख लो। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उससे पहले ये जान लो कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। पास्ट सिंपल टेंस, है ना, जिसकी वर्ब क्या होती है? V2, ठीक है, या फिर did प्लस V1। ओके, पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कहां होता है? ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही एंड हो गया, उसका अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर मैं कहूं आई वेंट टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया था, ठीक है, लास्ट ईयर। तो पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही एंड हो गया, उसका अभी कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब आई V2। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सा डेफिनेशन है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या डेफिनेशन है?
पास्ट ऑफ पास्ट। आप बोलोगे सर ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट ये होता है बच्चे, ध्यान से देखना, जैसे अगर हम अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, अगर पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, मान लो इंसिडेंट 1 कोई इंसिडेंट हुआ, तो ये प्रेजेंट टेंस है, अभी हम बात कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। लेकिन मान लो पास्ट में दो चीजें हुई, तो ये जो पास्ट का भी पास्ट है ना, पास्ट का भी पास्ट, इस चीज को, इस घटना को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो दोस्त? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और इस घटना को आप कैसे लिखोगे? हेड प्लस V3 में लिखोगे, और ये जो पहली घटना हुई इसको आप सिंपल पास्ट में लिखोगे। आया समझ में? सिंपल सी चीजें मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूं कि द पेशेंट had died before देखो पास्ट में दो घटनाएं हो रही है। पहला, द पेशेंट सब्जेक्ट है ना, इसके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ? हेड डाइड, वो मर गया, है ना। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, यानी दो घटनाएं हुई। एक तो डॉक्टर आया और उसके आने से पहले ही, मतलब पास्ट में ही पेशेंट मर गया था। और अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, इस चीज की बात कर रहे हैं अपन। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट था ना, यानी पेशेंट का मरना, वो किस में लिखा जाएगा? हेड प्लस V3 में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, जो कि लिख रखा है यहाँ पर। और डॉक्टर का आना किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। ये देखो सिंपल पास्ट टेंस केम। ओके, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। आ गया समझ में? तो यहां पर आप देखोगे कि बिफोर आया ना, बिफोर या आफ्टर जहां भी देखे, तो वहां पर आप क्या करोगे? यही कंसेप्ट लागू होता है। तो बिफोर, तो सुजीनी हैज मेट ओल्ड फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिली थी। बिफोर शी शिफ्टेड टू, तो दो काम हुए हैं, है ना। वो अपने दोस्त से मिली थी और वो उसने वहां से शिफ्ट किया था। तो पहले कौन सा काम किया उसको आप किस में लिखोगे? सिंपल पास्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। तो सुजीनी हैज मेट नहीं होगा, हेड मेट होगा। क्या हो जाएगा? हेड मेट, ठीक है। सुजीनी हेड, हेड प्लस V3, ठीक है। मेट, सुजीनी हेड मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years अगो। जहां भी अगो है ना, अ ईयर बिफोर, या ऐसा जो भी है ना, यस्टरडे, ऐसे जब भी वर्ड दिखेंगे आपको, यानी पास्ट में ही बात हो रही है। समझ गए? ये प्योर पास्ट को दिखाते हैं ये जो वर्ड्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग, ठीक है, हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, जो कि पुराने रेस के घोड़े हैं, ठीक है, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर, हम कहीं पर भी रेस करने के लायक नहीं है एट द सेम स्पीड, है ना, उसी स्पीड में, एज वी डू व्हेन वी वर 30, जब हम 30 साल के थे, है ना। देखो वी वर 30, ये क्या कह रहा है? जब हम 30 साल के थे उस वक्त हम जैसे भागा करते थे वैसा अब हम में से कोई नहीं भाग सकता, ऐसा है कह रहे हैं। 30 साल के थे जब हम है ना, किया करते थे, तो यहां पर डू कैसा आ जाएगा? ये तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होगी ना, ठीक है। ये तो V1 हो गई सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब। तो यहां पर आपको क्या चाहिए? यहां पर आपको चाहिए पास्ट हैबिट दिखानी है आपको। क्या दिखानी है? पास्ट हैबिट। तो क्या लगाते हो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए? यूज्ड टू, ठीक है, एज वी यूज्ड टू डू, जैसा हम किया करते थे, या फिर डू हटा के डिड भी लगा सकते हो, है ना। सिंपल पास्ट टेंस लगाना है ना आपको, तो ये भी लगा सकते हो। कुल मिला के गलती यहीं पर है। ओके, नंबर 8 देखो, तो या तो यूज टू डू लिख दो, देखो 2 + V1 इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो
या तो ये लिख दो आप, या फिर आप ये लिख दो, डिड। क्वेश्चन नंबर 8, अर्ली सिटीज रिलाई ऑन। क्वेश्चन शुरू हुआ और एंड हो गया। लो क्या कह रहा है, अर्ली सिटीज, पुराने शहर। जब पुराने शहर की बात कर रहे हो यानी पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब थोड़ी आएगी, क्या लिखोगे, रिलाइड ऑन। पुराने शहर डिपेंड किया करते थे, रिलाइड किया करते थे किस पर, फूड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड, अपने आसपास के जगहों से, ठीक है, चीजें लिया करते थे। बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंट सोर्स, लेकिन आजकल के शहर जो हैं वो दूर दूर के सोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, मेनी पीपल केम, सिंपल पास्ट टेंस है। मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, बहुत से लोग दूर दूर से आए थे। ठीक है, टू के बाद क्या आता है, V1 आता है ना, तो टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। टू के बाद जब भी वर्ब आ रही है तो क्या आएगा, V1 ही आएगा। ओके, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दे हैड प्रोमिस्ड, हेड प्लस V3, दे हैड प्रोमिस्ड व्हाट, दे हैड प्रोमिस्ड टू डिलीवर्ड, नहीं होगा, टू के बाद V1 आती है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू डिलीवर। टू डिलीवर। ओके, सिंपल, आगे नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सी बात है। ये देखो, टू प्लस V1, टू इनोग्रेट। ओके, ये देखो, टू प्लस डिस्क्राइब्ड, गलत है, टू प्लस क्या होगा, डिस्क्राइब होगा ना, V1 होता है। तो ये सेम टाइप के प्रश्न मैंने एक ही जगह लगाए हैं, है ना, और तीनों के तीनों क्या है, PYQs हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, PYQs हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, सिंपल पास्ट टेंस, द पैसेंजर्स एंटर्ड, सिंपल पास्ट टेंस, द कंपार्टमेंट। एंटर्ड के बारे में एक चीज बता देता हूं मैं, कि अगर आप किसी ऐसी चीज में एंट्री ले रहे हो जो फिजिकली विजिबल है और दिखाई देती है, जिसको छुआ जा सकता है, तो उसके साथ आप तो उस वक्त आप एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। जैसे आई एंटर्ड बिल्डिंग ऐसा बोलूंगा, ठीक है, आई एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग नहीं बोलूंगा। लेकिन जब आप ऐसी चीज में एंट्री ले रहे हो, है ना, जो चीज को छुआ नहीं जा सकता, है ना, जिसे फिजिकली छुआ नहीं जा सकता, इसका मतलब, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, एंटर्ड इनटू लगाओगे। जैसे शी एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप उसे छू थोड़ी सकते हो आप, वो भी फिजिकल चीज तो है नहीं। ओके, तो यानी वहां पर आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। आया समझ में, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्योंकि ये कंपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो यहां एंटर के साथ इनटू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन वाला गलती नहीं है। तो कोई अगर गलती है क्या यहां पर, तो बता दो मेरे को, अगर कोई गलती हो। देखो क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, आप कहोगे कि सर यहां पर दो काम हो रहे हैं, ट्रेन आई थी और लोग बाग ने एंटर किया था। तो सर अगर दो काम हो रहे हैं, तो आज जैसा आपने बोला था कि पास्ट के पास्ट में जो काम होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, लेकिन यहां हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ। जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो ना, बिफोर या फिर आफ्टर, है ना, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ, है ना। तो वहां पर आप सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो, लेकिन यहां पर बिफोर और आफ्टर थोड़ी दिया है। यहां पर बिफोर और आफ्टर बिल्कुल नहीं दिया है, तो यहां पर कोई टेंस का एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोई गलती नहीं है। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची थी पैसेंजर अंदर बैठ गए थे। ओके, तो इसमें सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। इन माई यंगर डेज आई कुड रन, कुड के बाद मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना इस चीज को भी। ओके, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच।
एट ए स्ट्रेच मतलब एक ही बार में लगातार 4 माइल्स दौड़ जाया करता था मैं, आई कुड रन। ठीक है, तो क्योंकि ये कह रहा है ना इन माई यंगर डेज, पुराने दिनों में जब मैं जवान था तो ऐसा किया करता था, तो पास्ट की ही बात हो रही है तो पास्ट ही वर्ब आएगी, कुड के बाद V1। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर मी फॉर द फैमिली। माई मदर हैज बीन डूइंग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे आपको पता है कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, हैज लगाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये आपको पता है। अब ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां से मुझे बनाना है अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये बन गया। लेकिन क्योंकि दो मेन वर्ब है ना, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं V3 की जगह क्या लगा दूंगा, बी का V3 लगा दूंगा। जब मुझे किसी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में बदलना है तो मैं उसकी जगह बी की वही फॉर्म लगा देता हूं, और बी का V3 क्या होता है, बीन होता है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, हैज या हैव बीन प्लस ING वाली फॉर्म, ये बन गया कंसेप्ट। तो ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज या हैव बीन प्लस ING वाली फॉर्म। अब इसका यूज कहां होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहां होता है कि ऐसा काम जो प्रेजेंट में कुछ काम तो परफेक्टली हो चुका है, कुछ काम अभी भी कंटिन्यू है, तो उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल में होता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओके, तो प्रेजेंट में कोई काम परफेक्टली हो चुका है, कुछ काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, तो वहीं से इसकी डेफिनेशन बन गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव के बाद वर्ब की बीन प्लस ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, अब वो काम जो है आप कह रहे हो ना कि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी भी चल रहा है, तो कितनी देर से वो काम चल रहा है वो दिखाने के लिए आप सिंस या फॉर लगाते हो। ओके, सिंस या फॉर, सिंस लगाते हो किसी फिक्स टाइम से पहले, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, है ना, 1 तारीख, 2 तारीख, 2 बजे से, है ना, कोई फिक्स टाइम है अगर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके पहले सिंस लगाते हो, और फॉर लगाते हो आप पीरियड ऑफ टाइम से पहले, समय अंतराल से पहले, जैसे 4 घंटे से ये काम चल रहा है ना, 2 दिनों से चल रहा है, 2 महीनों से, 2 सालों से चल रहा है, आया समझे, तो वहां पर आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो। जैसे I have been playing cricket for 2 hours। ठीक है, फॉर लाया, पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो फॉर लगाया, है ना। अगर मुझे सिंस लगाना है तो मुझे फिक्स टाइम बताना पड़ेगा, कोई फिक्स टाइम बता दो। ओके, तो ये लग जाएगा। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM। आया समझ में, इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो काम करता है। चलो लौट आते हैं प्रश्नों पर। हम चल रहे थे यहां पर, तो ये क्या कह रहा है, माई मदर, सिंगुलर है, पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, मतलब मेरी माँ जो है, ओके, वो उसने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया था, है ना, मतलब हमारे लिए वो खाना बनाना वगैरह वगैरह, और अभी भी वो उस काम को कर ही रही है ना, मतलब आज भी वो हमारे लिए खाना बनाती है वगैरह वगैरह। तो इसमें कोई गलती कहाँ है, कोई गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। ओके, कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं करूंगा। ठीक है, सो आई डोंट हैड
डोंट, डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डस या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू डस, और जो डिड है वो आपका सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और आती इन तीनों के साथ क्या है, वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, अब यहां पर देखो डू नॉट, ये डोंट का मतलब क्या है, डू नॉट है ना, तो यहां हेड कैसे आ सकता है, हेड तो V3 होता है, हेड तो V3 होता है ना भैया, V1 क्या होता है, हैव, इसका V2 क्या होता है, हेड, इसका V3 क्या होता है, हेड, ठीक है। V4 यानी आईएनजी वाली फॉर्म, हैविंग, और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज, V5। तो ये हैव की वर्ब होती है, हैव, हेड, हेड, हैविंग, हैज, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि डू नॉट के बाद अगर कोई चीज आ सकती है तो वो V1 आएगी, हैव आएगी, ओके, हेड नहीं आ सकता। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday, कि इतने सालों से वो बिना छुट्टी लिए उसने खुद को पब्लिक अफेयर्स के लिए क्या कर रखा है, डिवोटेड कर रखा। ओके, फ्रॉम 30 years नहीं होगा, फॉर 30 years। मैंने कहा ना, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, टाइम पीरियड है ये, 30 सालों का समय अंतराल है। टाइम पीरियड से पहले क्या आता है, फॉर आता है, फ्रॉम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ ए फिजिशियन। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ना, हैज बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म था कि नहीं था, तो उसी का पास्ट स्ट्रक्चर हो गया, हैज की जगह हेड आ गया, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वैसा का वैसे ही है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आगे फॉर और सिंस आता था, है ना, तो यहां भी तो आना चाहिए ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी यहां फॉर और सिंस आना चाहिए, ड्यूरिंग नहीं आना चाहिए। ड्यूरिंग कब आता है ना, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है, ड्यूरिंग इसका मतलब क्या होता है कि उस दौरान किसी टाइम पीरियड के बीच में कोई काम अगर हो रहा था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे आई वॉज यंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो उस समय में ऐसा था। या फिर आई वॉज फाइटिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उस दौरान मैं भी अपने घर में कुछ ना कुछ लड़ाई कर रहा था। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है उस दौरान, उस टाइम पीरियड में कौन सा काम हो रहा था, वहां आता है ड्यूरिंग। तो यहां ड्यूरिंग का कोई सेंस नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ ए फिजिशियन, फिक्स टाइम है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस लग जाएगा, सिंस 1990s, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द मैटर वॉज बीन रिजोल्व। पैसिव बनाना है आपको, अगर सिंपल पास्ट का अगर पैसिव बनाना है तो वॉज या वर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाती है आपकी पैसिव वाली V3 आ जाती है। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव वाली क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इस चीज को। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो चीज, ये नहीं समझ में आता हो एक्टिव पैसिव टेंस, तो वहां जाके देख लेना। ओके, तो यहां पर बीन की आवश्यकता नहीं है, क्या हो जाएगा, द मैटर वॉज रिजोल्व्ड, मैटर रिजोल्व किया जा चुका था आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। नंबर 19 देखो, एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग क्या होता है, एवरीथिंग है ना, ठीक है, समथिंग, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, इज परफेक्ट है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। वी डिड नॉट
ये तो पास्ट वर्ब आ गई ना। आप यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में बात कर रहे हो, यहां पास्ट कैसे आ सकती है? तो आप क्या कहोगे? वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट की जगह डोंट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां डिडंट है ना, तो उसको डोंट कर दो। वी डोंट हैव, है ना, डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ गए? तो बी में गड़बड़ थी। आगे समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, लुक। इस एक वर्ड से ही आप टेंस पहचान सकते हो कि कौन से टेंस में होना चाहिए आपका सेंटेंस, है ना। आप क्या कह रहे हो? आप अपने फ्रेंड के साथ गए, आप क्या कह रहे हो? देखो, आप उसे कोई चीज दिखा रहे हो ना, तो उसी टाइम में आप वो चीज दिखा रहे हो ना, आप बोल रहे हो देखो वो क्या हो रहा है कि नहीं? मतलब आप यहां पर बोल रहे हो लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू। वियर्स तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो गई, है ना, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। कहां पर यूज होता है? हैबिट दिखाने के लिए, जनरल ट्रूथ दिखाने के लिए, या फिर कोई कोट या फैक्ट में। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। आप कह रहे हो, है ना, कि देखो उस लड़के ने भी तुम्हारे जैसा स्वेटर पहन रखा है, पहन रखा है ना। वर्तमान में कोई काम कंटिन्यू है तो क्या हो जाएगा? लुक द बॉय ओवर देयर इज वियरिंग द सेम स्वेटर एज यू, ऐसा होगा यहां पर। क्लियर है? बिल्कुल आसान चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द पुलिस आर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन ही होता है, तो वर्ब आर ही लेगा, है ना। अपने पीछे एस नहीं ले रहा है, पुलिसेज नहीं होता है, पुलिस ही होता है, तो पुलिस अपने पीछे आर लेता है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आर्मी ना, तो ये अपने पीछे इज लेता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ओके, तो द पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस बहुत मेहनत कर रही है। अनटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, जब तक वो कल्प्रिट को पकड़ ना ले, जब तक ऐसा नहीं हो जाए, है ना, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक, यानी फ्यूचर का सेंस आ रहा है ना भाई। आपको पता है अनटिल अनलेस वाले फ्रेज के दूसरा वाला जो पहला वाला फ्रेज आएगा, इससे पहले जो फ्रेज आएगा उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है ना। पता होगा ये चीज आपको, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? द पुलिस विल वर्क, द पुलिस विल वर्क हार्ड, है ना, अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, यानी पुलिस कड़ी मेहनत करेगी जब तक वो दोषी को पकड़ नहीं लेती। ओके, तो इस तरीके से यहां पर अंटिल से पहले क्या आएगा? पहले वाले फ्रेज में सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, विल प्लस V1। ओके, क्लियर है? सिंपल सी चीज थी। अब देखो प्रश्न नंबर 22, आई एम ओनिंग, है ना। ये कंसेप्ट आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं अच्छे तरीके से। ये बीच बीच में जो स्लाइड्स गायब हो जाती है ना, ये इसलिए क्योंकि मैं इनको क्लियर कर देता हूं ना। तो जब मैं क्लियर करने के लिए F5 दबाता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए स्लाइड्स को, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करा करो। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे, बात कर रहा था मैं कुछ ऐसी वर्ब की, जब देखो जब भी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, पोजेशन यानी कि अधिकार, जब भी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो तो आप कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आई एम हैविंग ए पेन, है ना, मैं ऐसा नहीं कह सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैविंग गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं सिंपल सा बात कहूंगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास मकान है, घर है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ओन, क्या बोलूंगा? आई ओन 2 हाउसेस, ओके, ना कि आई एम ओनिंग। समझ गए? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, आई एम ओनिंग नहीं हो सकता कि ये मकान मेरा हो रहा है, बस मेरा हो जाएगा,
है ना, 5 मिनट बाद मेरा हो जाएगा। वैसे ही एक वर्ब होती है, जब आप किसी को आप जानते हो तो आप क्या कहते हो, आई नो यू, ठीक है। या फिर अगर नहीं जानते तो आई डू नॉट नो यू। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम नोविंग यू, हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, बस 2 मिनट दो, मैं तुम्हें अभी जान जाऊंगा, नहीं हो सकता ये। तो यहां पर ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्टेटिव वर्ब्स। ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती, स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं इन्हें, ओके। कुछ और ऐसी वर्ब्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक वर्ड होता है बिलोंगिंग, इसको भी आप जब वर्ब के फॉर्म में यूज करोगे ना तो ऐसे नहीं यूज करोगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मकान मेरा है, दिस हाउस, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं हमेशा, है ना, मैं इसको सही लिखूंगा, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखने का प्रयास करता हूं, रुको मैं। तो जब मैं कहूं कि ये मकान मेरा है, तो दिस हाउस, है ना, इज बिलोंगिंग टू मी, क्या ये सही है? मकान पे आप अपना अधिकार दिखा रहे हो। जब भी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, स्वामित्व दिखा रहे हो, आप आईएनजी वाली वर्ब यूज नहीं करोगे, बिलोंगिंग नहीं लगाओगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आया समझ में? सिंपल सी बात है। अच्छा, एक तो ये हो गया, बिलोंगिंग वाला जो है वो वर्ब में बिलोंगिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिलोंग्स आएगा। अच्छा, एक चीज होती है बिलोंगिंग्स, एक चीज होती है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपकी चीजें जिन पर आपका अधिकार हो, वो आपकी बिलोंगिंग्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस पेन एंड बुक आर माई बिलोंगिंग्स, मतलब ये मेरी चीजें हैं, दीज आर माई बिलोंगिंग्स। यानी बिलोंगिंग्स जो है वो आपका क्या है, नाउन होता है। ये नाउन हो गया आपका, और इसके लिए ये एडजेक्टिव हो गया माई। आगे समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो बिलोंग्स, बिलोंग ये वर्ब होती है, और बिलोंगिंग्स नाउन होता है, ठीक है। चलिए, ये चीज मैंने आपको सिखा दी। अब चलते हैं आगे। तो आप बोलोगे क्या सर, इसका मतलब आप अगर बोल रहे हो सर कि आई हैव अ पेन, है ना, इसका मतलब तो फिर हैविंग तो कभी होगा ही नहीं क्या सर? क्या हम हैविंग कभी नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब भी आप मैंने क्या कहा कि जब भी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, तब आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है। बाकी तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां पर तो हैविंग परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप हैविंग लगा सकते हो, है ना। जब आप, मैं सिर्फ अधिकार की बात कर रहा था, वहां पर आप हैविंग नहीं सिर्फ हैव लगाते हो, ठीक है ना, ये समझ में आया? ओके। अच्छा, इससे एक और चीज याद आ गई तो वो भी लिख ही लो। जैसे ये वर्ड होता है हियरिंग, हियरिंग भी नाउन होता है, ठीक है। हियरिंग कभी वर्ब नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था नो, है ना, वैसे ही हियर जो होता है ना, हियर, वो भी स्टेटिव वर्ब है, वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। जैसे अगर आप किसी घंटी की आवाज आपने सुनी, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हियरिंग ए बेल नहीं बोल सकते। कॉमन सेंस की चीज है, आई एम हियरिंग ए बेल नहीं बोल सकते कि मैं एक घंटी की आवाज सुन रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घंटी बजकर तुरंत बंद हो जाती है ना, वो हमेशा बजती नहीं रहती है। तो आप क्या बोलोगे, आई हियर अ बेल, आई हियर अ बेल, मैंने घंटी की आवाज सुनी। या फिर अगर पास्ट में कह रहे हो तो आप क्या कहोगे, आई हर्ड अ बेल, मैंने एक घंटी की आवाज सुनी थी, ठीक है। ऐसा अगर आप गाने सुन रहे हो तो आप लिसनिंग का यूज करोगे, आई एम लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद हमेशा, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, आई एम लिसनिंग टू
म्यूजिक, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ब्स थी, स्टेटिव वर्ब्स, जो मैंने आपको बता दी, है ना। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। कहां गया क्वेश्चन 22? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ओन 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, ठीक है, ए में गड़बड़ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेड्स, है ना, दशकों तक, 4 आया, 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम आया, डिकेड्स यानी दशकों तक, एक टाइम पीरियड है, ठीक है। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेड्स, है ना, दशकों तक, है ना, मिस्टीरियस तौर पर, मिस्टीरियसली एक्सपेंड करने के बाद यानी फैलने के बाद, अंटार्कटिका सी, अंटार्कटिका का जो सी आइस कवर है, स्टार्टिंग मेल्टिंग, 2 आईएनजी फॉर्म एक साथ आती है क्या? खत्म हो गया ना, ये तो सिंपल था कसई, है ना। जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा कुछ भी, वो भी इसको लगा लेगा, 2 वर्ब आईएनजी फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती। तो क्या हो जाएगा, सी आइस कवर स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है, पिघलना शुरू हो चुका है, या फिर शुरू हो गया था तो स्टार्टेड मेल्टिंग, लेकिन स्टार्ट से आएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स, एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आई, एस वाली वर्ब। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, जब सारी चीजें आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दे, यू विल फाइंड, विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस, यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड नहीं होगा, आर आया है ना, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, थिंग्स आर डिलीवर्ड, आ रहा है ना थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, तो यहां पर अचीव्ड आएगा ना भैया, थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड, तो यहां पर ये गलती थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड, सी में गलती थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन शी हर्ड, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन शी हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी, तो शी हैजंट बीन नहीं होगा, सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हुआ है तो पास्ट में ही जारी रहता है, ठीक है, और वो पास्ट में ही कंटिन्यू होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज नहीं होगा, हैडंट बीन हो जाएगा, ओके। अच्छा, मैंने आपसे अभी कहा कि कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट टेंस के अंदर, तो वो पास्ट में ही कंटिन्यू रहता है ना, आगे भी पास्ट वर्ब भी आती है, लेकिन ये जो रूल है कहां पर ब्रेक होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैंने कहा कि द टीचर told me the earth moves around the sun, यहां देखो, टीचर ने मुझसे कहा था, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, यहां पर दैट आ जाएगा, तो द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब है, क्योंकि ये फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ आप किस में लिखते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हो ना, ठीक है। तो जब भी जनरल ट्रूथ बोला जा रहा है, तो चाहे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हुई हो, आगे जो जनरल ट्रूथ बोला जाएगा तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, इसलिए यहां पर आप ऐसा नहीं कहोगे कि द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जो बात मैंने आपको कही कि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में शुरू हुआ है तो पास्ट में ही जारी रहता है ना, वो रूल यहां पर काम नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जो भी जनरल ट्रूथ होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। अगर यहां हम मूड कर देंगे तो ये तो पहले वाले रूल का ब्रेक हो गया ना,
समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, चलो जी, कहाँ चल रहे थे अपन? 25 पर। तो वेन शी हर्ड द न्यूज शी हेडंट बीन वेरी प्लीज्ड। ओके, यहाँ गलती थी। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी मदर सोच रही है अभी, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ आता है? जो काम अभी चल रहा है और थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा, अभी ही, अभी थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं हो रहा है ना। मेरी मदर सोच रही है कि मुझे दारू पीना छोड़ देना चाहिए, है ना। तो क्या वो सोचना बंद कर देगी थोड़ी देर बाद? नहीं ना, वो तो हमेशा हमेशा यही सोचती रहेगी। ये तो वो ये चीज तो हमेशा सोचती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इररिलेवेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई मदर थिंक्स, मेरी माँ ये सोचती है कि, फैक्ट है ये, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, मुझे पीना छोड़ देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। अब क्या कह रहे हो आप कि आज बच्चों का दिन अच्छा रहा क्लास के अंदर, ऐसे कहना चाहते हो ना। और ऐसा आप कब बोलते हो? जब दिन बीत गया हो, है ना। तो आप बोलते हो ना आज का दिन अच्छा रहा। तो अच्छा रहा, वो दिन जा चुका है भाई। तो यहां पर आज का दिन अच्छा था, ऐसे बोलना चाहते हो ना। तो द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम, पास्ट वर्ब होगी, ठीक है। हैव नहीं आएगा, हैव की जो V2 होती है ना, पास्ट वर्ब, वो आ जाएगी। तो द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मोर देन 30 लाख पीपल, 30 लाख से भी ज्यादा लोग, 30 लाख से भी ज्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब प्लस V3, पैसिव स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का, ठीक है। मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट, इनोक्यूलेटेड मतलब कि टीकाकरण करना, टीका लगाना, है ना, अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15, 15 मार्च को मोर देन 30 लाख लोगों का टीका लग चुका था। तो यानी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ध्यान से रीड करो और मुझे बताओ कि इसमें कहां पर गलती है। क्या कह रहा है? वाइल, जबकि, द सोलर एनर्जी हैज ग्रेब्ड द स्पॉटलाइट, जब सारी स्पॉटलाइट जो है, ठीक है, यानी सारा जो ध्यान है वो किसने खींच लिया है? सोलर एनर्जी ने खींच लिया है। सारा ध्यान हमारा सोलर एनर्जी ने खींच लिया है ना। उसी समय वाइल, है ना, जबकि, तो जब, है ना, जब सोलर एनर्जी ने हमारा सारा ध्यान खींच लिया है तो विंड पावर टू हैज बीन मेड स्टडी प्रोग्रेस, विंड पावर की भी प्रोग्रेस करवाई जा रही है। ये तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ना, बी प्लस V3, बी, है ना, बी वर्ब प्लस V3, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, है ना। यहां पर एक्टिव स्ट्रक्चर है, देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर हैज प्लस V3 और यहां हैज बीन प्लस V3, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहां पर क्या होगा? व्हाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रेब्ड द स्पॉटलाइट, जब सारा ध्यान सोलर एनर्जी ने खींच लिया है तो विंड पावर भी क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, ना कि हम इसकी प्रोग्रेस करवा रहे हैं या करवाई जा रही है इसकी प्रोग्रेस, ये खुद प्रोग्रेस कर रही है। तो क्या हो जाएगा? विंड पावर टू हैज मेड स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ने ध्यान खींचा है ना, जबकि सोलर एनर्जी ने हमारा ध्यान खींचा है, विंड पावर ने भी प्रोग्रेस की है। ओके, यहां पर गड़बड़ था एक्टिव पैसिव का, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? परसुएजन हैपेंस, परसुएजन सिंगुलर नाउन है तो हैपेंस हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। परसुएजन हैपेंस ओनली व्हेन समवन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा टेक्स, समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव, ही हैज के बाद तो V3 आती है ना। यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म है तो यहां हैज थोड़ी आएगा, यहां इज आ जाएगा ना, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम विच ही इज अनविलिंग टू मूव। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद बताई थी, है ना। वापस से बता देता हूं, समझ लेना। जैसे मैंने कहा था पिछली क्लास में ही बताई थी मैंने आपको चीज, द टीचर एंड प्रिंसिपल आर माई फेवरेट। ठीक है, अब देखो द टीचर एंड प्रिंसिपल, द एक ही बार आया है, द एक ही बार आया है, और फिर आगे क्या लिखा है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी दोनों, जब द एक ही बार आएगा ना, यानी ये बंदा स्पेसिफिक है और यही बंदा प्रिंसिपल भी है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी टीचर ही वही टीचर जो कि प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। आ रही समझ में, जब एक ही बार द आया है तो द टीचर एंड प्रिंसिपल एक ही बंदा है, तो वो यहां पर वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, इज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि द टीचर, ठीक है, एंड द प्रिंसिपल, अब दोनों बंदे अलग हो गए, ये द आया है इस बंदे के लिए, ये द आया है इस बंदे के लिए, और द किसी व्यक्ति को या किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है, सिंगुलर बनाता है, खास बनाता है। तो ये बंदा अलग हो गया, ये बंदा अलग हो गया, तो फिर वर्ब भी कैसे आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, आर माई फेवरेट। ओके, समझ में आया ये चीज। अब यहां पर आए इस क्वेश्चन में देखो, यहां क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मेरा दोस्त और मेरा भला चाहने वाला, बेनिफिट चाहने वाला, बेनिफैक्टर, एक ही बंदा है ना दोनों, जब दोनों एक ही बंदा है तो सिंगुलर वर्ब आ रखी है, हैज, और हैज प्लस V3 होता है, तो ये V3 भी आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें डी है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये पता है ना आपको, ये V3 होती है कम, कम की V1 क्या होती है, कम होती है, ये V1 हो गया। V2 क्या होती है, केम होती है, कम, केम और कम, तो V1 V2 V3। ठीक है, इसकी V1 और V3 सेम होती है, पता है ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो, यू शुड रीड, मॉडल वर्ब के बाद V1 आती है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, तुम्हें न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ठीक है, टू बी, बी वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये अपडेट नहीं हो सकता, टू बी अपडेटेड होगा, अपडेट रहने के लिए, टू बी अपडेटेड, बी प्लस V3। ठीक है, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, विजिटेड, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड, यानी ये देखो यहां पर क्या है कि सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है विल प्लस V1, पता है आपको। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले पैसिव वाली वर्ब लगाते हैं V3, यानी यहाँ जो यहाँ जो वर्ब दे रखी होती है, मान लो यहाँ पर दिया है प्ले, ठीक है, V1 जो क्या है, प्ले है मान लो, तो इसी का V3 लगा देते हैं सबसे पहले, तो उसे बोलते हैं पैसिव वाली V3। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्ब है ना पूरी, इसको आप रूप बदल के लगा देते हो, तो विल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो V1 है उसकी जगह बी की V1 आ जाती है ना, ये मेन वर्ब है ना, इसको आप हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो बी वर्ब बनाते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि जब आप किसी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो उसकी जगह आप क्या लिखते हो, बी की वर्ब लिखते हो, तो विल बी प्लस V3, ये देखो विल बी प्लस V3, यानी ये प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है ना। अवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस, मतलब हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करेंगे इस वीकेंड। ठीक है, कोई गलती नहीं। 34, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज, सबसे बड़ी मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मेरिट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, मेरिट इज दैट एवरीवन फील्स फ्री, हर कोई फ्री फील करता है, एंड कैन, अब कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आपको पता है V1 आती है, V5 आ रखा है यहाँ पर तो S है ना, सिंगुलर वर्ब है ना, ये तो V5 है ना,
गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर हमें V1 चाहिए मॉडल वर्ब के बाद, ठीक है, तो परस्यू हो जाएगा, परस्यू नॉट परस्यूज। ओके क्लियर। 35 देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब। अब मुझे बताओ यहां पर इंटरेस्टेड क्या है, क्या ये वर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है, बता पाओगे? बताओ फटाफट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड नहीं होगा। देखो गलती क्या है, देखो एक तो मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है दोस्त, V1 आती है। अभी दिखाया था मैंने आपको, यहां पर कैन के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, ये दिखाया था। तो यानी मस्ट के बाद V3 आ रही है ना, तो ये तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती, क्या मैं इसकी जगह V1 लगा दूं क्या, तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हमें पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए हमें? पैसिव स्ट्रक्चर। सेंटेंस को रीड करो, ये क्या कह रहा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर जॉब, कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो ये एप्लीकेशन मस्ट रिसीव थोड़ी होगा, एप्लीकेशन रिसीव करेगी, ऐसा थोड़ी है। एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की जानी चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए आपको। एप्लीकेशन एक्टिवली काम नहीं कर सकती, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं कर सकती, एप्लीकेशन काम नहीं कर सकते ना, एप्लीकेशन कोई जिंदा आदमी थोड़ी है। तो पैसिव वर्ब लगाओगे आप, क्या लगाओगे? पैसिव वर्ब लगाओगे। ये एक्टिव पैसिव का आविष्कार इसलिए तो हुआ था, जैसे अगर मैं कहूं, है ना, अगर मैं कहूं कि द बॉल थ्रो, क्या सेंटेंस सही है? गलत है ना ये तो। बॉल क्या है? बॉल क्या है? बॉल है, बॉल। और थ्रो क्या है? वर्ब है, ठीक है। एस लगा दो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्या बॉल किसी को फेंक सकती है क्या? नहीं ना, तो ये एक्टिवली तो ये कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता ना, इसीलिए पैसिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, पैसिव वर्ब का आविष्कार हुआ है। आप क्या लिख सकते हो इसको कि बॉल को फेंका गया है, द बॉल इज प्लस V3, पैसिव वाली वर्ब, द बॉल इज थ्रोन, बॉल को फेंका गया, ठीक है। बॉल पर काम किया जा सकता है, बॉल द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस बताने के लिए ही तो पैसिव टेंस, पैसिव वर्ब जो है वो आविष्कार हुई है ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन कोई काम नहीं कर सकती, एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा, तो मस्ट बी, फिर रिसीव तो है ही यहां पर, तो एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे। ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 36, शी फोर्स्ड हरसेल्फ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शी फोर्स हरसेल्फ टू ईट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, कुड प्लस V1, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सम पीपल कुड राइट वेल वाइल, जबकि अदर्स डिडंट नहीं होगा, यहां पर क्या है? कुड है, तो यहां पर भी क्या होगा? कुडंट होगा, ठीक है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ लोग अच्छा लिख सकते थे जबकि कुछ नहीं लिख सकते थे, तो वाइल अदर्स कुडंट होगा यहां पर। क्लियर है? 38, आई हैव प्लेड, हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से खेल रहा हूं, ऐसे ही सेंस देना चाहता ना ये, फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैं पिछले 3 घंटों से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती थी, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चंस देखो इस क्वेश्चन को, वी ऑफन हियर, हम अक्सर सुनते हैं, वी ऑफन हियर पीपल से, लोग ये कहते हैं, दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स, ज्यादातर ह्यूमन बींग्स जो है, हैव नॉट इवॉल्व्ड, ह्यूमन बींग्स प्लूरल है तो हैव प्लूरल आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैव मॉडल वर्ब के बाद ही, सॉरी
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है जब नेगेटिव बनाते हो तो, ठीक है। तो बीइंग्स, मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवोल्व्ड और ग्रो अप थोड़ी होगा, और के पहले क्या आया है, हैव प्लस V3 ना। तो यहां पर आप पढ़ो, वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवोल्व्ड, और ये जो वर्ब है ना ग्रो अप, ये भी हैव जो दिख रहा है ना हेल्पिंग वर्ब हैव, इसी का मेन वर्ब है ये भी। तो हैव के बाद क्या आती है V3, तो यहां पर भी ग्रो अप नहीं होगा, ग्रोन अप होगा, ठीक है। और के पहले जो केस आ रहा होता है, और के बाद भी वही केस आएगा, ओके। बीइंग्स हैव प्लस V3, और यहां पर ये जो V3 होगा ना, ये भी हैव का V3 ही होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रोन अप, ठीक है। यहां V3 चाहिए मेरे को, V1 नहीं चाहिए, क्लियर है। 41 देखो, द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी, कि हमारे सिटी का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, एंड बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड। आप क्या कहना चाहते हो कि पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है और एक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, कोई काम हो चुका है, तो बिकम्स थोड़ी ना आ जाएगा, कोई काम परफेक्टली हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, एंड हैज बिकम, हैज प्लस V3, ओके। तो द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड हैज बिकम अ हेल्थ हजार्ड। कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस, ओके। और ये कॉमन सेंस आपके अंदर कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ओके। चलो, कोई भी क्लास, चाहे आप कितनी भी बार देख लो, कोई भी क्लास, किसी भी टीचर की क्लास कितनी भी बार देख लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रश्न सोल्व करने का प्रयास नहीं करोगे, आप जहां हो अभी आप वहीं के वहीं रहोगे, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपका फायदा इसी में है कि आपको खुद से टेस्ट लगाने पड़ेंगे, खुद से मॉक्स लगाने पड़ेंगे, गलतियां लिखनी पड़ेंगी, गलतियों पर काम करना पड़ेगा, तब जाके सीखोगे, ठीक है। मेहनत का कोई और रास्ता नहीं होता है। देखो, द प्रैक्टिकल यूजेस, प्रैक्टिकल यूजेस प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो प्लूरल वर्ब आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, तो ये तो पेयर हो गया, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया, ठीक है। तो यानी ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, यूजेस। तो द प्रैक्टिकल यूजेस हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया, तो यहां पर कोई गलती नहीं है, होती तो दिख जाती, ओके, क्लियर है। तो यानी प्रैक्टिकल यूजेस का शायद ही कभी शायद ही कभी स्टडी किया गया है, बी वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब पैसिव स्ट्रक्चर है, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडवर्ब है सीरियसली, और यहां पर ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी बता रही है कि शायद ही कभी, मतलब रेंडमली, ठीक है। और सीरियसली ये भी क्या है, एडवर्ब है ना, जो स्टडीड को मॉडिफाई कर रही है, ओके। चलो, तो हो गए 41 प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दो, और उसके बाद शेयर वगैरह नहीं करना है, बस अपनी मेहनत करो, है ना। मॉक्स लगाओ, मॉक्स लगाओ, गलतियां नोट डाउन करो, गलतियों पर काम करो, और वापस से मॉक्स लगाओ। बस यही काम तुम्हें करना है अगले 58 दिनों तक, और इस बार पेपर निकलेगा। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।